नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज राहुल गांधी ने एक बार फिर भारत और चीन की सीमा को लेकर कुछ सवाल उठाए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पिछले कई दिन से लगातार सवाल पूछ रहे हैं, सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं। उनका कहना है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, मोदी ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी कहते हैं कि चीन ने हमारे सैनिकों को मार दिया। वो पूछ रहे हैं कि हमारे सैनिक क्यों मारे गए, कहां मारे गए, कैसे मारे गए। राहुल ने कहा कि जब चीन गलवान में घुस गया तो क्या हमारी सरकार सो रही थी, हमारी इंटेलिजेंस फेल हो गई थी। आज सरकार ने इन सारे सवालों के जवाब दिए, सबूत के साथ दिए, तस्वीरों के साथ दिए। इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी भी था, क्योंकि राहुल गांधी के बयानों का फायदा चीन उठा रहा था। वहां की मीडिया में इसको लेकर काफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और राहुल गांधी के बयानों से देश में भी कंफ्यूजन फैल रहा था। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने मोटे तौर पर 4 सवाल पूछे। पहला सवाल कि क्या चीन हमारे इलाके में घुस आया, क्या चीन ने LAC को क्रॉस किया, अगर नहीं किया तो हमारे सैनिकों के साथ चीनी फौजियों की मुठभेड़, उनका झगड़ा क्यों हुआ, कहां हुआ, हमारे जवान शहीद क्यों हुए। दूसरा सवाल राहुल गांधी ने पूछा कि चीन ने LAC के आसपास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप कर लिया, इतने हथियार जमा कर लिए, तो क्या हमारी सरकार सो रही थी, क्या यह इंटेलिजेंस फेलियर है। मैं आपको 15 जून की तस्वीरें दिखाऊंगा, 22 जून की तस्वीरें दिखाऊंगा। इनसे आपको पता लगेगा कि झगड़ा क्यों हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ और हमारे जवानों की जाबाजी के बाद उस इलाके की तस्वीर कितनी बदल गई। राहुल गांधी ने एक सवाल यह भी पूछा कि क्या चीन ने हमारी जमीन हथिया ली है, क्या चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। हमारे संवाददाता देवेंद्र पाराशर और मनीष प्रसाद की डिटेल्ड रिपोर्ट देखेंगे तो आपको गलवान में चाइनीज आर्मी के साथ हुई झड़प के बारे में एक एक फैक्ट पता चलेगा, एक एक डिटेल पता चलेगी। गलवान वैली की 30 तस्वीरों से इस इलाके में पिछले 2 महीने में क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, यह आपको पता चलेगा। इसकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, सारे फैक्ट समझ में आ जाएंगे। इंडिया टीवी के पास गलवान वैली की 30 एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरें हैं। LAC पर जारी पूरे विवाद को समझने के लिए इन सैटेलाइट तस्वीरों को एक एक करके समझना होगा। 24 अप्रैल की यह तस्वीर लद्दाख के गलवान वैली की है। लाल रंग की लकीर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। एक तरफ भारत का इलाका है, दूसरी तरफ चाइनीज ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरी यानी चीन के कब्जे वाली भारतीय जमीन। इस तस्वीर में गलवान वैली का पानी बहता हुआ दिखता है, यानी पानी का फ्लो बिल्कुल नॉर्मल है। इसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई। हीट सिग्नेचर वाली दूसरी सैटेलाइट तस्वीर देखेंगे तो पोजीशन और क्लियर होगी। इसमें पानी का बहाव नॉर्मल है और अभी तक दोनों सेनाओं के बीच फेस ऑफ की सिचुएशन भी नहीं थी। इसी को अप्रैल 2020 का स्टेटस को कहा जा सकता है। लेकिन 4 मई 2020 तक आते आते चाइनीज सेना की LAC के बिल्कुल पास एक्टिविटी बढ़ गई और कंस्ट्रक्शन भी बढ़ गया और इसके भी सबूत सैटेलाइट तस्वीरों में साफ नजर आते हैं। LAC के दूसरी तरफ पहली बार तस्वीरों में नजर आया कि चीन ने नदी के पानी का फ्लो डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया और 10 दिन के अंदर ही चीन ने पूरी तरह पानी का फ्लो रोक दिया। ये बात 14 मई 2020 के गलवान वैली की तस्वीरों से पता चलती है। चीन ने नदी के 4 पॉइंट्स पर पानी को रोका और कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर दिया। फ्लो कम हुआ और बाद में पूरी तरह खत्म भी हो गया। इन 2 तस्वीरों को एक साथ देखेंगे तो बात शीशे की तरह साफ होगी। 6 मई से पहले तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 6 मई को बुलडोजर और ट्रकों को चीन ने गलवान घाटी में उतार दिया। इसकी वजह से पानी के बहाव को रोका गया और फिर रास्ता बनाया। नदी के सहारे PLA यानी चाइनीज मिलिट्री ने LAC तक का एक्सेस हासिल किया। यानी इस बात में कोई शक नहीं कि ये सब कुछ पूर्व नियोजित था, प्रीमेडिटेटेड था। जानबूझकर स्टेटस क्वो को चेंज करने की कोशिश की गई और इसके बाद धीरे धीरे चीन ने अपनी सेना को गलवान वैली में तैनात करना शुरू कर दिया।
सैटेलाइट तस्वीरें ये साफ बयां कर रही हैं कि चीन एक सुनियोजित साजिश के तहत अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश में था। सैटेलाइट तस्वीरें 24 अप्रैल की हैं, जब साफ पता चल रहा है कि गलवान नदी में पानी का बहाव बिल्कुल सामान्य है। उसके बाद चीन अपने मंसूबे पे काम करना शुरू कर दे रहा है। 6 मई की बाद की तस्वीरों को देखें तो साफ पता चल रहा है कि पानी के बहाव को डिस्टर्ब कर दिया गया है। असल में चीन ने भारी मशीनों के सहारे गलवान नदी के बहाव को डिस्टर्ब किया ताकि नदी में रास्ता बनाया जा सके और उस नदी के सहारे LAC तक चीन की फौज अपना एक्सेस बना सके। असल में भारत चीन बॉर्डर मैकेनिज्म में ये बिल्कुल साफ है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। चीन ने शुरुआत में जो कंस्ट्रक्शन किया वो LAC के दूसरी तरफ किया। ये भारतीय एजेंसियों को मालूम था। इसी के जवाब में भारतीय सेना ने भी अपने इलाके में LAC के अंदर तैयारी शुरू कर दी। 27 मई की सैटेलाइट तस्वीर के जरिए आपको पता चलेगा कि 1 महीने पहले तक जहां चीन के सैनिकों का एक भी कैंप नहीं था, वहां धीरे धीरे सैनिक इकट्ठा होने लगे। बड़ा डिप्लॉयमेंट नजर आने लगा, लेकिन इस दौरान कभी भी चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार नहीं किया। इंडिया टीवी के पास मौजूद सैटेलाइट तस्वीरें ये साफ बयां कर रही हैं कि भले ही चीन की फौज PLA ने गलवान नदी के सहारे LAC तक अपना एक्सेस किया, लेकिन LAC क्रॉस नहीं किया था। चीन की फौज ने वहां छोटे छोटे तंबू और टेंट लगाए, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी बनाया, लेकिन LAC क्रॉस नहीं किया था। हालांकि ऐसा करना भी भारत और चीन के बीच हुए समझौते का सरासर उल्लंघन था। समझौते के तहत LAC के नजदीक ऐसा कोई भी जमावड़ा नहीं हो सकता था। हालांकि जब चीन ने सीमा के बिल्कुल पास कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया, तब हमारी सेना ने ऐतराज जताया, उसे रोका, LAC के बॉर्डर मैकेनिज्म का हवाला दिया और 6 जून को भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की टॉक्स भी हुई, जिसके बाद चीन ने वापस लौटने की बात मानी। लेकिन 13 जून की तस्वीर बताती है कि चीन टस से मस नहीं हुआ। वो अपने पेट्रोलिंग पॉइंट पर लौटने को तैयार नहीं था। इसी के बाद दोनों सेनाओं के बीच टेंस फेस ऑफ की सिचुएशन पैदा हो गई। 15 जून तक भी जब चीन की सेना पीछे नहीं हटी, तो हमारे कर्नल संतोष बाबू आगे की तरफ बढ़े। चाइनीज कमांडर से साफ कहा कि LAC के पास किया गया कंस्ट्रक्शन हटा दे, स्ट्रक्चर रिमूव करे। यहीं पर दोनों सेना के बीच टकराव हुआ। हमारे वीर जवानों ने LAC के पास बने चीन के स्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया। 20 जवान शहीद हो गए, 43 चीनी सैनिक मारे गए। वैसे चीन के कैंप हटाने की तस्दीक ये तस्वीरें भी करती हैं। जिस जगह 13 जून तक और 15 जून तक भी चीन का स्ट्रक्चर मौजूद था, गलवान नदी का बहाव रुका हुआ दिख रहा था, वहां 18 जून को सब कुछ क्लियर था। पानी का फ्लो नॉर्मल था। चीन का विवादित कंस्ट्रक्शन हटा दिया गया, कोई कैंप नहीं दिखा। नदी में जो रास्ता बनाया था वहां फिर पानी खोल दिया गया। यानी चीन को भारतीय सेना ने LAC से पीछे की तरफ धकेल दिया। इन तस्वीरों से पता चलता है कि फेस ऑफ के दौरान किसी भी वक्त चाइनीज आर्मी ने LAC पार नहीं की। 5 मई से साजिश के तहत गलवान का पानी चीन ने रोका, कंस्ट्रक्शन किया, कैंप लगाया और बातचीत के बाद भी जब पीछे नहीं गया, तो हमारी सेना ने ऐतराज जताकर उसके कैंप को नष्ट कर दिया। राहुल गांधी बार बार ये पूछ रहे हैं कि LAC पर इस वक्त क्या स्थिति है। चीन की फौज कहां है, हमारी फौज कहां है? अगर चीन अपने इलाके में है और हमारी फौज अपने इलाके में, तो फिर तनाव क्यों है? इस सवाल का जवाब भी मिलना जरूरी है। यह सही है कि 15 जून के बाद चीन के साथ कई मीटिंग्स हुई। सोमवार को कोर कमांडर लेवल की बात हुई। हर बार यह कहा गया कि चीन पीछे हटने को तैयार हो गया है, लेकिन हकीकत में हुआ क्या? क्या वाकई में चीन पीछे हटा, या फिर चीन एक बार फिर धोखे की तैयारी में है? सरहद पर चीन की चालबाजी के सबूत भी हमारे पास हैं। चीन LAC के कई इलाकों में पीछे हटा है, हमारी फौज भी पीछे हटी है, लेकिन पैंगोंग सो लेक के आसपास फिंगर 5 से लेकर फिंगर 8 तक के इलाके में चाइनीज फौज वादे के मुताबिक अभी पीछे नहीं गई है, इसलिए टेंशन है। हालांकि हमारे सैनिक भी इन इलाकों में चाइनीज आर्मी के सामने डटे हुए हैं। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नरवाणे भी फॉरवर्ड लोकेशंस पर गए, जवानों का हौसला बढ़ाया, तैयारियों का जायजा लिया और उनकी बात से सैनिकों का हौसला वाकई में बुलंद हो गया। ईस्टर्न लद्दाख में भारत और चीन के टेंशन के बीच आर्मी चीफ जनरल नरवणे फॉरवर्ड एरिया में पहुंचे, जवानों से मिले, तैयारियों का जायजा लिया, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को दूसरे कमांडर्स के साथ रिव्यू किया। जनरल नरवणे को लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए ट्रूप्स के तैनाती और चाइनीज पोजीशन के बारे में बताया गया।
ऑन ग्राउंड कमांडर्स और ब्रिगेड कमांडर्स के साथ मीटिंग के दौरान आर्मी चीफ को चीन की तरफ से होने वाली एक एक हरकत की डिटेल दी गई। इनमें यूएवी या हेलीकॉप्टर्स के एरियल मूवमेंट, चीन के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और आर्टिलरी गन्स की एग्जैक्ट पोजीशंस के बारे में ब्रीफिंग शामिल थी। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे आज ईस्टर्न लद्दाख के फॉरवर्ड लोकेशन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब पहुंचे। यहां पर जवानों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्होंने चीफ कमेंडेशन डिश से उन सबको सम्मानित भी किया। वजह यह थी कि जिस तरह से पैंगोंग सो, डेमचौक, डेपसांग और गलवान और गोगरा पर भारतीय सैनिकों ने शौर्यपूर्ण तरीके से चाइनीज पीएलए को खदेड़ा था, उसके लिए इनको आर्मी चीफ कमेंडेशन डिश से सम्मानित भी किया गया। ये आपको बता दें कि जैसे ही आर्मी चीफ यहां पर पहुंचे, उनको पूरी तरह से ब्रीफिंग दी गई। उनको बताया गया, जानकारी दी गई कि इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ईस्टर्न लद्दाख के सेक्टर को गार्ड करने के लिए भारतीय सेना का हैवी डिप्लॉयमेंट है, जिसमें इन्फेंट्री, आर्टिलरी, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और आर्मर्ड के जवानों के साथ साथ उनके पूरे इक्विपमेंट शामिल हैं। और यही वजह है कि आर्मी चीफ को वीडियोस, फोटोग्राफ और मैप के जरिए एक एक डिटेल बताई गई। ये ब्रीफिंग इसलिए हुई, आर्मी को एलएसी पर फ्री हैंड इसीलिए है क्योंकि चीन कहता कुछ है और करता कुछ है। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने बताया कि 22 जून की मीटिंग के बाद भी चाइनीज आर्मी का डिसएंगेजमेंट प्रोसेस आसान नहीं होगा। जहां पर चीन और भारत की सेनाओं के बीच मतभेद नहीं है, वहां पर तो चीन की फौज पीछे हट सकती है, लेकिन अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हुई। इस सब के बीच अब नया फ्लैश पॉइंट पैंगोंग सो झील को लेकर बन चुका है। हालांकि इसे लेकर आज कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में कहा गया कि चीनी सेना ने फिंगर 5 के इलाके में नए बिल्डअप बना लिए हैं, यानी नया कंस्ट्रक्शन किया है, नए कैंप एस्टैब्लिश किए हैं। लेकिन हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने बताया कि जिन तस्वीरों को बिल्डअप कहा जा रहा है, असल में वो उन गाड़ियों की तस्वीर है जो मोल्डो में कमांडर लेवल की मीटिंग के दौरान इकट्ठा हुई थी। और इस बात को लद्दाख के पूर्व सीईओ कर्नल डिन्नी ने भी कंफर्म किया है। मेरा जो समझ है इसमें, अगर आपने ये 19 किलोमीटर नीचे फिंगर 4 से साउथ की तरफ अगर बताया जाता है, तो ये इलाका वो इलाका है जहां पर इसको माल्डो कहते हैं, जहां पर चुशुल माल्डो, जहां पर ये जो बातचीत अभी चल रही थी, जो हाल में जो लेफ्टिनेंट जनरल और उनकी मेजर जनरल की जो बीच में जो बात चल रही थी, वो इसी बॉर्डर पर्सनल मीटिंग जो बोलते हैं, वहां पर एक हट है जो हमारी तरफ भी है चुशुल में और उनकी तरफ भी है। तो जहां तक ये 19 किलोमीटर की जो बात है, मेरे ख्याल से ये जो बीपीएम हट है उसके इलाके का है, उस इलाके का है। तो मेरे ख्याल से अभी जैसे इतना हाई लेवल मीटिंग हो रहा है, तो हो सकता है उसके साथ में जो गाड़ी आई हो या बाकी जो चीजें आई हो, उसी के लिए हो सकता है वहां पर एडिशनल जो हमने ज्यादातर लोग या गाड़ियां अगर नजर आए, तो हो सकता है उसकी वजह से हो। हालांकि ये भी सही है कि फेस ऑफ तो बना हुआ है। चीन पैंगोंग सो झील पर स्टेटस को बदलना चाहता है। यही वजह है कि वो अब फिंगर 5 की ऊपर वाली चोटी पर आकर बैठ गया है। भारतीय सेना की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पैंगोंग सो झील पर चीन के 6 बंकर्स में कई जवान मौजूद हैं और इनको सपोर्ट देने के लिए कॉम्बैट व्हीकल्स और आर्टिलरी गन्स को भी फिक्स किया गया है। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने बताया कि यहाँ कम से कम 10 टेंट्स भी लग चुके हैं। चाइनीज पीएलए के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, एसयूवीज, आर्टिलरी गन्स को भी यहां पर डिप्लॉय किया है। फिंगर 8 से फिंगर 5 तक चाइनीज पीएलए ने पूरा मेटालिक रोड तैयार कर दिया है। इसीलिए भारतीय सेना इस बात को लगातार पुरजोर तरीके से चाइनीज पीएलए को कह रही है कि अप्रैल 2020 का स्टेटस को मेंटेन करना होगा। ये बता दें आपको कि भारतीय सेना फिंगर 4 पर है और वो फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती है। चाइनीज पीएलए फिंगर 8 पर रहता था और फिंगर 5 तक आकर पेट्रोलिंग कर वापस जाता था। लेकिन इस समय अप्रैल 2020 के स्टेटस को बदलने के लिए चाइनीज पीएलए फिंगर 5 के ऊपर की पोजीशन पर आ गया है। यही पूरी जानकारी आर्मी चीफ को भी दी गई और खासतौर पे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने कोर कमांडर लेवल पे भी इस बात को रखा था। पैंगोंग सो पर टकराव का माहौल है और ये चीन की तरफ से जानबूझकर किया जा रहा है। असल में चीन डिसएंगेजमेंट के नाम पर भारत को एलएसी पर उलझाकर रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेना का इरादा अटल है। चीन को पीछे धकेलने का रोड मैप तैयार हो चुका है। ये काम कम से कम 3 फेज में होगा। सबसे पहले चाइनीज आर्मी के सैनिकों को हटाया जाएगा, उनकी संख्या को चीन कम करेगा, पीछे की तरफ भेजेगा। दूसरे लेवल पर चीन अपनी आर्टिलरी गन और आर्म टैंक्स को पीछे करेगा, जबकि तीसरे फेज में चीन अपने जवानों की पूरी तादाद हटाते हुए अप्रैल 2020 के स्टेटस क्वो को मानेगा और फिर जो बंकर्स, फॉरवर्ड लोकेशन पर टेंट और जो फोर्टिफिकेशन चीन ने किया है उसे हटाएगा।
लेकिन इसके बावजूद भारतीय सेना कोई चांस नहीं लेना चाहती। हमारी सेना तब तक जमी रहेगी जब तक कि चीन पूरी तरह अपने कैंप में न लौट जाए। एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि चीन हमारी सरहद में नहीं घुसा, लेकिन चीन ने हद पार कर दी। वो उस इलाके पर कब्जा करना चाहता है जो नो मैंस लैंड है, यानी न हमारे कब्जे में है न चीन के कब्जे में है। दोनों तरफ की फौज उस इलाके तक पेट्रोलिंग करती है और इसी बात पर झगड़ा हुआ। क्योंकि एलएसी के करीब गलवान रिवर के किनारे हमारी फौज रोड बना रही है, चीन इससे काफी परेशान है। इसीलिए वो फिंगर 5 से फिंगर 8 तक की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर कब्जा करने की नीयत से आगे बढ़ा था। कोर कमांडर्स की मीटिंग में चीन को समझा दिया गया कि वो पुरानी पोजीशन पर लौट आए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हटा ले, तभी बात बनेगी और तभी शांति होगी। उस वक्त चीन इसके लिए राजी हो गया। उसकी फौज दूसरे इलाकों से तो पुरानी पोजीशन पर चली गई, लेकिन पेंगोंग लेक के इलाके में चाइनीज आर्मी अभी भी नो मैंस लैंड में जमी हुई है, इसलिए टेंशन है। अब राहुल गांधी जब सवाल पूछते हैं तो यह भी पूछते हैं कि अगर हमारे 20 सैनिक शहीद हुए तो चीन के कितने सैनिक मारे गए। अब ये भारत सरकार कैसे बता सकती है, क्योंकि चीन ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। इसका जवाब आज चीन के विदेश मंत्री से मांगा गया, रक्षा मंत्री से मांगा गया। दोनों ने कहा भारत के साथ झड़प में चाइना ने अपने सैनिकों को खोया है, लेकिन कितने सैनिक मारे गए इसकी संख्या उन्होंने नहीं बताई और उन्होंने कहा बताएंगे भी नहीं। गलवान वैली में खूनी झड़प के 10 दिन बाद आज पहली बार चीन की डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑन कैमरा बयान आया। बीजिंग में चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारत और चीन के बीच सरहद पर विवाद को लेकर बात की। गलवान वैली पर फिर प्रोपेगेंडा किया, लेकिन इस पूरे बयान में एक बार भी ये नहीं बताया कि 15 जून की रात कितने चीनी सैनिक मारे गए। भारत ने वादा किया था कि वो गलवान नदी पार नहीं करेगा और वहां कोई निर्माण नहीं करेगा, और दोनों देश मिलकर कमांडर लेवल मीटिंग के जरिए सेनाओं को वापस हटाने को लेकर बात करेंगे। लेकिन 15 जून की रात भारत की सेना ने एलएसी को पार किया। इसकी वजह से चीन को उकसाया गया और चीनी जवानों और अफसरों पर हमला भी किया गया। इसकी वजह से गंभीर टकराव हुआ और जानें गईं। इस बीच आज एक बार फिर चीन के विदेश मंत्रालय का भी स्टेटमेंट आया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी पुरानी बात दोहराई, फिर यह भी कहा कि सारी गलती चीन की नहीं थी, लेकिन अपने पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी चीन के सैनिकों की कैजुअलिटी की फिगर नहीं बताई। 6月15日晚，印方一线部队违背 पूरी गलती चीन की नहीं थी। भारत की तरफ से आर्मी कमांडर टास्क को लेकर जो सहमति बनी थी उसका उल्लंघन किया गया। उन्होंने एलएसी को पार किया और चीन की तरफ बने टेंट्स को उखाड़ दिया। जब चीनी सैनिक और अफसर बातचीत के लिए पहुंचे तो उन पर अचानक हमला किया। इससे दोनों सेनाओं के बीच टकराव बढ़ा और जानों का नुकसान हुआ। 肢体冲突，造成人员死亡。 हालांकि इस सब के बीच आज भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक टॉक्स हुए। दोनों देशों के बीच डिटेल में बॉर्डर सिचुएशन, खासकर ईस्टर्न लद्दाख को लेकर चर्चा हुई। भारत ने चीन के सामने सख्ती से कहा कि एलएसी का सम्मान तो करना ही होगा। अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जितने सवाल पूछे थे, सरकार ने सबूतों के साथ उनके जवाब दे दिए, तस्वीरें दिखा दी, और मैंने भी पूरी बात आपको समझाने की कोशिश की। हकीकत पूरे देश के सामने है, लेकिन हो सकता है कि राहुल गांधी को अब भी सारी बातें समझ में ना आए, और अगर आ भी जाए तो शायद वो मानने को तैयार ना हो, फिर वही सवाल पूछें। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी नीयत मुझे साफ नहीं लग रही। सवाल इसलिए नहीं पूछे जा रहे कि राहुल गांधी सच्चाई जानना चाहते हैं। राहुल ने अगर सिर्फ चीन को लेकर, सरहद को लेकर, मोदी की रणनीति को लेकर सवाल पूछे होते तो ठीक था, लेकिन सवालों के साथ साथ राहुल गांधी यह भी कहते रहे कि नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी है, प्रधानमंत्री कहां छुपे हुए हैं, मोदी चीन से डरते हैं। राहुल ने कहा कि मोदी जी डरो मत, बाहर निकलो। अगर इस तरह की बातें ना कही होती तो शायद राहुल गांधी को इतनी आलोचना का सामना न करना पड़ता। जब सारा देश प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा है, जब सारे राजनीतिक दल अपनी विचारधाराओं को भूलकर, मतभेदों को भूलकर सरकार के साथ हैं, तो राहुल गांधी सवाल पूछने के साथ साथ अपने उसी पुराने एजेंडे पर कायम है, जिसमें उन्हें नरेंद्र मोदी पर
पर्सनल अटैक करना है, व्यक्तिगत हमले करने, यह साबित करना है कि नरेंद्र मोदी को शासन चलाना नहीं आता, यह साबित करना है कि उन्हें चीन का मुकाबला करना नहीं आता, उनकी विदेश नीति फेल हो गई, उनकी आर्थिक नीति फेल हो गई। राज तो सिर्फ कांग्रेस के लोगों को करना आता है। इस एजेंडी की वजह से अब राहुल गांधी पर उनकी अपनी ही पार्टी में सवाल उठने लगे हैं, और वो भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में। जब से चीन के साथ टेंशन है, जिस दिन हमारे 20 जवान शहीद हुए, उसके बाद से राहुल गांधी एक्टिव है। पूरा देश चीन के खिलाफ है। विरोधी दल के सारे नेता सरकार के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े हैं, लेकिन अकेले राहुल गांधी ऐसे हैं जो चीन की बजाय नरेंद्र मोदी पर हमले कर रहे हैं। इससे कांग्रेस के नेता भी परेशान हैं। लेकिन सवाल यह है कि रोके कौन, टोके कौन, बोले कौन, राहुल गांधी को समझाए कौन। कुछ दिन तो पार्टी के नेता शांत रहे, लेकिन जैसे ही मौका मिला उनकी नाराजगी जाहिर हो गई। मौका था कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग का, कोरोना वायरस के कहर से पैदा हुए हालात का और चीन के साथ सरहद पर टेंशन से बनी परिस्थितियों पर विचार के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। ओपनिंग रिमार्क में सोनिया गांधी ने सारी समस्या के लिए सरकार को दोषी ठहरा दिया। इसके बाद डिस्कशन शुरू हुआ। कांग्रेस के नेताओं की राहुल गांधी के खिलाफ नाराजगी उभर कर सामने आ गई। कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी मीटिंग में एक वरिष्ठ नेता ने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलने की बजाय पार्टी को उनकी पॉलिसीज को अटैक करना चाहिए, उनकी पॉलिसीज पर सवाल खड़े करने चाहिए। इस बात से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पूरी तरह से असहमत दिखे। उन्होंने कहा क्योंकि पॉलिसीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना रहे हैं, इसलिए वो उन पर उसी तरह से हमला बोलते रहेंगे जैसे पिछले दिनों बोलते आए हैं। पता चला कि कांग्रेस के महासचिव आरपीएन सिंह ने मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि इस वक्त देश में चीन के खिलाफ गुस्सा है। चीन पर हमला ठीक है, सरकार की नाकामी को उजागर करना भी ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट अटैक भारी पड़ सकता है, इसलिए यह सिलसिला बंद होना चाहिए। इशारा राहुल गांधी की ओर था। चीन ने हिंदुस्तान के, क्योंकि राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि चीन ने हमारे सैनिकों को मार डाला, चीन ने हमारी जमीन कब्जा कर ली। इसके बाद भी चीन का मीडिया नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है। क्यों? एक दिन उन्होंने पूछा कि सरहद पर निहत्थे सैनिकों को मरने के लिए किसने भेजा। कांग्रेस नेताओं को इस पर आपत्ति नहीं है कि राहुल गांधी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कांग्रेस के नेताओं का कहना था, ऐसे मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री पर, खासकर नरेंद्र मोदी पर हमला ठीक नहीं है, इससे बचना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी को अपनी गलती समझ में नहीं आई। उन्होंने आरपीएन सिंह की बात का बुरा माना। राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि नरेंद्र मोदी से नहीं डरते। बहुत सारे नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने से बचते हैं, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। वो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते रहेंगे। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं है, संवैधानिक संस्था है, और अगर उस पद पर बैठा व्यक्ति कोई गलती करता है तो विपक्ष के नेता के तौर पर देश को बताना उनकी जिम्मेदारी है। सारे विरोधी दलों के नेताओं को यह करना चाहिए। हालांकि वर्किंग कमेटी में मौजूद कुछ नेताओं ने राहुल को समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल इतने नाराज थे कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर मीटिंग में मौजूद कुछ लोगों को मेरे बयानों से दिक्कत है तो सीडब्ल्यूसी में प्रस्ताव लाएं और सीडब्ल्यूसी मुझे खामोश रहने को कहे। पता यह लगा कि राहुल गांधी को इस मुद्दे पर सिर्फ प्रियंका गांधी ने सपोर्ट किया। प्रियंका ने मीटिंग में कहा कि यह दिख रहा है कि राहुल गांधी के साथ कुछ नेताओं को छोड़कर पार्टी के ज्यादातर नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आलोचना से बचते हैं। प्रियंका गांधी ने खुलकर राहुल का सपोर्ट किया, लेकिन बाकी नेता शांत बैठे रहे। इसके बाद सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में बात नौजवान और बुजुर्ग नेतृत्व पर आ गई। इस मुद्दे पर सबसे पहले राहुल के करीब राजीव साटव बोले। उन्होंने सीनियर नेताओं में फाइटिंग स्पिरिट की कमी बता दी। आनंद शर्मा ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का रिकॉर्ड देख लिया जाए, सीनियर लीडरशिप ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर कितने तीखे वार किए हैं, इससे आरोपों का जवाब मिल जाएगा। सीडब्ल्यूसी बैठक में ओल्ड वर्सेस यंग गार्ड भी देखने को मिला।
यंग गार्ड राहुल के करीबी एक नेता ने कहा कि बड़े जो नेता हैं, जो सीनियर नेता हैं, वो कहीं पीछे पिछड़ते हुए दिखते हैं जब बात आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की। लेकिन उनका जवाब देते हुए एक सीनियर पार्टी के नेता ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, और अगर ये नेता राज्यसभा के रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि जो वरिष्ठ हैं पार्टी के, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने में कभी पीछे नहीं रहे हैं। हालांकि बाद में अहमद पटेल ने बीच बचाव किया। उन्होंने बीच की बात कही। अहमद पटेल ने कहा कि पार्टी के नेताओं को नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ तीखे हमले करने चाहिए, लेकिन भाषा का ख्याल रखा जाना चाहिए। अब राहुल के बारे में 2-3 बातें मैं आपको कहना चाहता हूं। राहुल गांधी का यह कहना कि मैं मोदी से नहीं डरता, मैं तो मोदी पर डायरेक्ट अटैक करूंगा, मुझे किसी की परवाह नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, राहुल ने यही कहा है, यही किया है। चौकीदार चोर है, हमारी सरकार आई तो मैं मोदी को जेल में डाल दूंगा, मैं पार्लियामेंट में 10 मिनट बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, मोदी मुझसे डरते हैं, मेरी आंख में आंख डालकर बात नहीं कर सकते। राहुल ने बार बार इसी तरह की बातें कही हैं, हर चुनाव के दौरान कही हैं, चुनाव के बाद कही हैं। अब सवाल है कि कांग्रेस के बाकी नेता, अनुभवी नेता, ये क्यों कह रहे हैं कि राहुल को मोदी पर इस तरह का डायरेक्ट अटैक नहीं करना चाहिए? कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यह बात क्यों आई? राहुल को लगता है कि कांग्रेस के ये नेता कायर हैं, मोदी से डरते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। लेकिन असल में सच कुछ और है। कांग्रेस के यही सारे नेता नरेंद्र मोदी के बारे में इससे भी ज्यादा कड़वी कड़वी बातें कहते रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक चुनाव हारने के बाद उन्हें लगा कि मोदी पर सीधा हमला करने से कांग्रेस का नुकसान होता है। उन्हें इस बात का भी एहसास हुआ कि देशभक्ति और करप्शन 2 ऐसे मामले हैं जिन पर मोदी को घेरा नहीं जा सकता। कांग्रेस के बड़े नेताओं को समझ में आ गया कि राहुल ने जब जब यह किया तो कांग्रेस का चुनाव में भारी नुकसान हुआ। अगर राहुल गांधी मोदी को गालियां देकर चुनाव जीत जाते तो यही सारे नेता आज उनके पीछे खड़े होते, उनसे सहमत होते और उनसे भी ज्यादा और बड़ी बड़ी और ज्यादा कड़वी बातें कहते। लेकिन ये अनुभवी नेता हैं, इन्होंने दुनिया देखी है, ये जान गए कि राहुल गांधी मोदी को चोर कहकर, मोदी को कायर कहकर कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी इसे अपनी बहादुरी मानते हैं, बाकी नेताओं को डरपोक और कायर समझते हैं, इसीलिए वो इस मामले में किसी की सुनने को तैयार नहीं है। राहुल ने इस मामले में करप्शन और सुरक्षा दोनों से जुड़े कई सवाल पूछे, राफेल को लेकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे। अब चीन के मामले में राहुल कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, हमारे सैनिकों को मार दिया। लेकिन वो ये भूल गए कि कांग्रेस की सरकारों के वक्त भी चीनी घुसपैठ होती रही है और राहुल के लिए सवाल न राफेल है, न पाकिस्तान, न चीन, न अमेरिका। उन्हें तो किसी भी तरह मोदी पर हमला करना है, चुभने वाली भाषा बोलकर देश के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश करनी है। पर राहुल की इन्हीं नीतियों की वजह से कांग्रेस 2-2 बार नेशनल इलेक्शन हारी, कई राज्यों के चुनाव में हार हुई। राहुल खुद अमेठी की अपनी पक्की पारिवारिक सीट से हार गए। इसलिए कांग्रेस के यंग लीडर्स को और अनुभवी नेताओं दोनों को उनकी रणनीति पर अब विश्वास नहीं है। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता बिना सत्ता, बिना सरकार, बिना पावर के ज्यादा दिन नहीं रहना चाहता। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि राहुल गांधी ये सब न करते तो कांग्रेस की हालत इतनी बुरी ना होती। इन सब नेताओं को चुनाव जिताने वाला लीडर चाहिए, इसलिए अब आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। कहते हैं कि जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और वैसे बात दूर तलक पहुंच गई है। आज पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने और उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस की सरकार तो पूरा सियाचिन पाकिस्तान को देने की तैयारी कर रही थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में अगर उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जे सिंह ने कड़ा रुख न अपनाया होता तो आज सियाचिन पर पाकिस्तान का कब्जा होता, वो पाकिस्तान का हिस्सा होता। और हैरानी की बात यह कि जनरल जे सिंह ने इस बात को आज कंफर्म किया। उन्होंने इंडिया टीवी को बताया कि उस वक्त उन्होंने सरकार के रुख पर सख्त
आपत्ति की थी, ऑब्जेक्शन जताया था। आज सुबह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम लिए बगैर परिवार पर हमला किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि राजवंश के दरबारी झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। एक परिवार के चलते देश को हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन गंवानी पड़ी। जो परिवार सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान को सौंपने को तैयार था, वो अब देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जो बातें जेपी नड्डा ने इशारों में कही, लिखकर कही, वही बातें संबित पात्रा ने नाम लेकर कैमरे के सामने कह दी। सियाचिन को पाकिस्तान को देने की सारी बात तय हो चुकी थी, किंतु आज मैं इस प्लेटफॉर्म से आर्मी को साष्टांग प्रणाम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी आर्मी को साष्टांग प्रणाम करती है कि डायनास्टी ने, मां बेटे ने, नेहरू गांधी वाड्रा परिवार ने यह तय कर लिया था कि सियाचिन की भूमि भी पाकिस्तान को दे दी जाए, किंतु आर्मी ने इंटरवीन किया, आर्मी ने गुहार लगाई, आर्मी ने इस पे ऑब्जेक्शन दिया और आर्मी के जनरल का नाम भी यहां मौजूद है, आर्मी चीफ जनरल जे सिंह। उनके कहने के पश्चात इस डील को स्क्रैप किया गया। उल्टी लटक गई थी कांग्रेस पार्टी की जमीन देना है। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि सियाचिन को पाकिस्तान को देने की बात हो चुकी थी, लेकिन सेना ने गांधी परिवार को ऐसा नहीं करने दिया। उन्होंने कांग्रेस से पूछा, सियाचिन पाकिस्तान को देने से देश को क्या फायदा होता? इसका जवाब तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को देना चाहिए। संबित पात्रा ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल जे सिंह का नाम लिया। बीजेपी के दावों में कितना दम है, ये जानने के लिए हमने जनरल जे सिंह से एक्सक्लूसिव बात की। सियाचिन को एक जोन ऑफ पीस या जोन ऑफ डिसएंगेजमेंट बनाने का प्रपोजल था। आर्मी ने उस समय भी इंसिस्ट किया कि पाकिस्तान की सेना जब तक नक्शे के ऊपर और जमीन के ऊपर अपनी मौजूदा पोजीशन को अख्तियार नहीं करती, उनको एक्सेप्ट नहीं करती, ऑथेंटिकेट नहीं करती, तब तक कोई सवाल नहीं पैदा होता सियाचिन से हम लोग पीछे हटे। सियाचिन को जोन ऑफ पीस बनाने का मतलब यह था कि वहां से आर्मी को हटा लिया जाए। जनरल जे सिंह ने इंडिया टीवी से खास बातचीत में कहा कि 2006 में मनमोहन सिंह सरकार के वक्त भी इसी तरह के प्रपोजल पर बात चली थी। जे सिंह ने कहा कि बतौर आर्मी चीफ उन्होंने मनमोहन सिंह से साफ शब्दों में कहा था कि इस प्रस्ताव के अमल से हिंदुस्तान को कोई फायदा नहीं होगा। सेना कभी सियाचिन से हटने को तैयार नहीं होगी। जनरल जे सिंह ने इस प्रपोजल को नजदीक से देखा है। उन्होंने इस प्रस्ताव का बैकग्राउंड भी बताया। जनरल जे सिंह ने बताया कि तब आर्मी ने कुछ कड़ी शर्तें रख दी थी, जिससे बातचीत कैंसिल हो गई। मैं इस मामले में 97 से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैं एडिशनल डीजीएमओ आया और 1998 में एक मीटिंग हुई इंडिया पाकिस्तान का जो टॉक्स होते हैं, उसमें जब सियाचिन की बात आई तो मैंने बहुत जोर से कहा कि जब तक पाकिस्तानी फौज कबूल नहीं करती कि उनकी पोजीशन जमीन पर कहां है और मौजूदा पोजीशन मैप में भी मार्क होनी चाहिए, जब तक ये ऑथेंटिकेट नहीं होता तो हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। तो उससे वो वार्तालाप रद्द हो गया। जनरल जे सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने सियाचिन को जोन ऑफ पीस बनाने के लिए काफी कोशिश की थी। दरअसल पाकिस्तान चाहता था कि इस प्रस्ताव पर अमल हो। जनरल जे सिंह ने कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान की एक पूरी प्लानिंग थी। जनरल जे सिंह ने कहा कि यह बहुत हैरानी की बात है कि सियाचिन पर इंडियन आर्मी के अच्छे कंट्रोल के बावजूद इस तरह का प्रपोजल तैयार किया गया। जनरल ने कहा कि सियाचिन नॉर्थ में भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। उन्होंने कहा कि अगर 2006 में सियाचिन से फौज हटाने का प्रस्ताव अमल में आ जाता तो इसका देश को गंभीर खामियाजा उठाना पड़ता। जनरल जे सिंह नेता नहीं है, फौजी हैं, आर्मी के चीफ रह चुके हैं, इसलिए नेताओं जैसी बयानबाजी नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने जितनी बात कही उस बात से यह तो साफ है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार 2006 में सियाचिन से अपनी फौज हटाने को तैयार थी। उस वक्त की सरकार सियाचिन को पीस जोन बनाने जा रही थी, यानी वही गलती जो गलवान वैली में पुराने जमाने में हुई थी। जैसे आज गलवान वैली में नो मैंस लैंड है, यानी न हमारी जमीन न चीन की जमीन, बीच का इलाका, वैसे ही सियाचिन हो जाता। न हमारा न तुम्हारा, न हमारा कब्जा न पाकिस्तान का हक। और इसका नतीजा क्या होता? वही होता जो आज गलवान में हो रहा है, जो पहले कारगिल में हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह कि उस वक्त की सरकार में बात वही होती थी जो राहुल गांधी चाहते थे।
फैसले उनके हिसाब से होते थे। राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह की कैबिनेट के द्वारा पास किया गया बिल फाड़ दिया था और उसके बाद तो उनकी हैसियत बहुत बढ़ गई थी और सरकार इस पर पीछे हटी थी। तो फिर राहुल गांधी ने सियाचिन के मामले में सरकार को क्यों नहीं रोका? अब अगर बीजेपी के नेता यह सवाल पूछें कि उस वक्त राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ग्रीन सिग्नल के बाद ही सरकार ने सियाचिन पर यह फैसला किया था, पाकिस्तान के साथ समझौता करने का मन बनाया था, तो क्या गलत होगा? लेकिन चूंकि ये मामले देश की सुरक्षा से जुड़े हैं, देश की अखंडता से जुड़े हैं, इसलिए इन पर सियासत न हो तो बेहतर होगा। लेकिन यह बात राहुल गांधी को कौन समझाए? यह सबसे बड़ी चुनौती है। हम रुख करते हैं कि चाइना की तरफ से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो क्या है। चाइनीज वायरस दिल्ली में से लेकर मुंबई तक कैसी मुश्किलें क्रिएट कर रहा है, यह समझने की जरूरत है। आज राहुल गांधी ने इसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन खोलकर जैसे कोरोना के लिए रास्ता खोल दिया है। मुंबई से खबर यह मिली कि वहां मरीज गायब हो रहे हैं और मुंबई पुलिस अब मरीजों को खोज रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 4.25 लाख के करीब पहुंच गई है। कोरोना से मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। मरीजों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र की हालत सबसे ज्यादा खराब है। मुंबई में भी कोरोना की रफ्तार पहले की जैसी बनी हुई है। यह सरकार के लिए चिंता का विषय है। मुंबई में सरकारी एजेंसियों और पुलिस के बीच एक और बड़ी नई मुसीबत सामने आई है। अब कोरोना के मरीज गायब हो रहे हैं। टेस्ट के बाद जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, जब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए बीएमसी की टीम जाती है तो मरीज गायब हो जाता है, लापता हो जाता है, या एड्रेस और फोन नंबर फर्जी निकलता है, गलत निकलता है। ऐसे 70 मरीज मुंबई में गायब हो चुके हैं और बीएमसी ने पुलिस से मदद मांगी है, क्योंकि अगर इन मरीजों को जल्दी न खोजा गया तो ये कितने और लोगों को इन्फेक्ट कर देंगे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कोरोना के चक्कर में पुलिस परेशान है। पुलिस के सामने मुश्किल यह है कि कोरोना के जो मरीज गायब हो गए उनके घरों पर ताला लगा है। मोबाइल फोन बंद आए, कुछ के एड्रेस ही गलत है तो कुछ के फोन नंबर भी गलत है। अब पुलिस क्या करे? इन मरीजों को कहां खोजे? असल में मुंबई के मलाड इलाके में कोरोना संदिग्धों की मोबाइल टेस्टिंग की गई थी, जिसमें 70 लोग पॉजिटिव पाए गए। लेकिन जब इन लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए बीएमसी की टीम पहुंची तो सब गायब मिले। अब पुलिस भी परेशान है और सरकार भी। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने कहा कि कोशिश कर रहे हैं, कोरोना के मरीजों को जल्द ही ट्रेस कर लेंगे। जिम्मेदारी सबकी है, गवर्नमेंट के नाते हमारी तो है ही है, कॉर्पोरेशन की भी है। तो इसके बारे में हमने इंक्वायरी भी लगवाई है और वो उसका एक दफा इंक्वायरी पूरी होने के बाद पूरा रिपोर्ट सामने आ जाएगा। बीएमसी पुलिस के भरोसे है, लेकिन पुलिस कोरोना के मरीजों को पकड़ भी लेगी तो चिंता इस बात की है कि जब तक ये पकड़े जाएंगे तब तक न जाने कितनों में कोरोना बांट चुके होंगे। कुछ लोगों ने जो मोबाइल नंबर दिए हैं वो नंबर जो हैं वो थोड़े से गलत हो सकते हैं और अभी जो लिस्ट की हमने तहकीकात करने के लिए दी है उसमें कुछ लोग जो है माइग्रेंट वर्कर थे, शायद वो चले गए हों, वो भी हो सकता है। और एक आधा व्यक्ति जिसको कोरोना पॉजिटिव हुआ है वो हमारे एक डिपार्टमेंट का ही है, उसको वो अभी एडमिट है और क्योंकि उसका नाम था लिस्ट में तो उसका आ गया है। हालांकि उसकी फैमिली वाले उसको पॉजिटिव आया करके अपने दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, इस तरीके की है। लेकिन अभी प्राइमरी इस पे ऐसा कुछ नहीं, ये नहीं है कि लोग चले गए हैं, लेकिन उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे और मालूमात कर लेंगे कि भाई क्यों, किस वजह से वो छोड़ के गए हैं। राजीव सिंह ने एक और हैरान करने वाली जानकारी दी। बीएमसी के लोगों ने बताया कि कोरोना के जो मरीज गायब हैं, जब उनके मोबाइल पर फोन किया गया तो पता लगा कि जो नंबर इन लोगों ने दिए थे वो किसी हेल्थ ऑफिसर का है, कोई नंबर पुलिस वाले का है। एमओएच का नंबर, यहाँ के आरोग्य अधिकारी का नंबर मृतक व्यक्ति के सामने डालना और उनको पुलिस का फोन आ रहा है, मैं फोन कर रहा हूँ कि मैडम आपका नंबर कैसे, कितना बड़ा ब्लंडर है। लिस्ट में उन 70 लोगों के
नाम शामिल हैं और इस लिस्ट को चूंकि हम बहुत नजदीक से आपको दिखा नहीं सकते, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की लिस्ट है, लेकिन ये लिस्ट इस बात की तस्दीक जरूर करती है कि जिन लोगों का कोरोना टेस्टिंग हुआ था उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब अनट्रेसेबल है और इसीलिए महानगर पालिका ने इस पूरे मामले की जानकारी मुंबई पुलिस को दी। सोचिए, जब तक इन 70 कोरोना पेशेंट को खोजकर हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया जाता तब तक ये इन्फेक्शन फैलाते रहेंगे, मुसीबत को और बढ़ाते रहेंगे। वैसे भी बारिश का मौसम आने वाला है, कोरोना की रफ्तार बढ़ सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि मॉनसून मुसीबत बढ़ाने आया है। महाराष्ट्र की सरकार इस नई मुसीबत की कैसे सामना करेगी, इसकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि इस बार मुंबई में, महाराष्ट्र में मॉनसून मुसीबत का सबब बनेगा। खासतौर पर मुंबई में ज्यादा मुश्किल होगी क्योंकि बारिश के मौसम में कोरोना की रफ्तार बढ़ सकती है। इस वक्त जितने इंतजाम किए गए हैं वो कम पड़ सकते हैं। सरकार को ज्यादा बेड्स की, नए हॉस्पिटल्स की जरूरत होगी, उसका इंतजाम करना होगा। जुलाई अगस्त में कोविड की तकलीफ और बढ़ सकती है। अगर लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मॉनसून के दौरान कोरोना का संकट और बढ़ सकता है। मुंबई में मंगलवार को जब कोरोना के 846 नए मामले सामने आए तो लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। 1.5 महीने बाद यह पहला मौका था जब मुंबई में एक दिन में कोरोना के नए केस 1000 के नीचे थे। लेकिन उनकी ये खुशी कुछ ही पलों में काफूर हो गई जब महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने कहा कि मॉनसून के दौरान मुंबई में कोरोना की सिचुएशन फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। अजित पवार जो कह रहे हैं उस बात में दम भी है। मॉनसून के दौरान मुंबई में करीब रोजाना बारिश होती है। भारी बारिश से वाटर लॉगिंग की समस्या आम है। मॉनसून के दौरान होने वाले मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के केस कई गुना बढ़ जाते हैं। कोरोना की वजह से मुंबई के हॉस्पिटल्स में पहले से ही बेड्स की कमी है। ऐसे में मलेरिया और दूसरी बीमारियों के मरीज बढ़ने की आशंका से बीएमसी ने बेड्स के वैकल्पिक इंतजाम शुरू कर दिए हैं। महालक्ष्मी रेसकोर्स में बीएमसी 600 बेड का कोविड सेंटर बना रहा है, जिसमें 150 आईसीयू बेड्स भी होंगे। इस वक्त हमें मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स परिसर में और यहाँ पर एक भव्य जंबो कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। 600 बेड्स की व्यवस्था यहाँ इस कोविड सेंटर में की गई है। इस 600 बेड्स में 125 बेड्स आईसीयू के लिए होंगे। आप यहाँ पर देखिए किस तरह से इसका कोविड सेंटर को बनाने का काम अब भी जारी है। यहाँ पर बेड्स लगा दिए गए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, हर मरीज के लिए यहाँ पर खास तौर पे इंतजाम किए जाएंगे ताकि उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। चूंकि अभी भी इस सेंटर को तैयार किया जा रहा है, ऐसे में क्या क्या होगा उसका एक अंदाजा आपको दे दे। देखिए इस तरह से एक बेड होंगे, साथ ही में एक कुर्सी होगी, एक हर बेड के साथ एक इस तरह का एक टेबल फैन होगा। साथ ही में सामान रखने के लिए जो है यहाँ पर एक ड्रॉवर भी होगा जिसमें मेडिसिन हो या अन्य चीजें हो वो रख सकते हैं। साथ ही में मुंबई में फिलहाल 12,000 बेड्स हैं। सरकार का टारगेट है कि इस महीने के आखिर तक कैपेसिटी बढ़ाकर 15,000 बेड्स कर दी जाए और जुलाई के आखिर तक 5,000 बेड्स का इंतजाम किया जाए, जिससे मुंबई में बीएमसी के कंट्रोल में 20,000 बेड्स हो जाएंगे। इसके अलावा आईसीयू और वेंटिलेटर्स भी बढ़ाए जा रहे हैं। फिलहाल मुंबई में सभी आईसीयू और वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड हैं। रैपिड कोविड टेस्ट के लिए 1 लाख किट्स मंगाई जा रही हैं। बड़ी कंपनियों के कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट इसी रैपिड एंटीजन किट से करवाया जाएगा। यही नहीं, ई प्रिस्क्रिप्शन पर लैब टेस्ट करने की इजाजत होगी और जरूरत पड़ने पर स्वाब कलेक्ट करने के लिए टीम घर घर जाएगी। मुंबई के मेयर ने भरोसा दिया कि कोरोना और मॉनसून के दौरान होने वाली बीमारियों से लड़ने के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। पूरे मुंबई में मानसून की तैयारी बहुत अच्छी हो रही है और मुझे लगता है कोविड-19 का जो संकट है वो पूरे वर्ल्ड में है और मलेरिया, डेंगू या बाकी जो बारिश में आने वाले जितने बीमारी है वो सब बीमारी ज़्यादा फैलती है, तो उसके ऊपर हम कंट्रोल करना चाहते हैं।
इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ दिनों में बीएमसी ने मुंबई में अच्छा काम किया है। इसकी वजह से कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। लेकिन यह भी सच है कि मानसून के दौरान जितनी परेशान मुंबई होती है, उतना भारत का कोई और शहर नहीं होता। ऐसे में अगर सरकार की तरफ से या आम लोगों की ओर से थोड़ी भी लापरवाही हुई तो कोरोना का मामला फिर बिगड़ सकता है। कंट्रोल में आ रही सिचुएशन फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। और वाकई में सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार के लिए नहीं, महाराष्ट्र के लोगों के लिए, खासकर मुंबई के लोगों के लिए यह बहुत चुनौतीपूर्ण समय है। कोरोना का डर तो है ही, इसके साथ साथ मुंबई वालों को एक और मुसीबत झेलनी पड़ेगी। चूंकि मुंबई में सारी सरकारी ताकत कई महीनों से कोरोना को लड़ने में लगी है, इसलिए मुंबई में इस बार नालों की सफाई का काम पूरा नहीं हुआ है। अब बारिश होगी, जोरदार बारिश होगी, और उस वक्त अगर हाई टाइड भी हुआ तो मुंबई में पानी भरेगा और नालों की सफाई नहीं हुई, इसलिए पानी को निकलने में वक्त भी लग सकता है। यह बात बीएमसी ने आज मान ली और मुंबई के लोगों को इन हालात के लिए तैयार रहने को कहा। अब मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में कोरोना से कैसे हालात हुए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 11 में से 10 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, इसलिए उन्हें एक आइसोलेशन कैंप में रखा गया है। इसकी डिटेल्स, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा मुल्क बन गया जहां इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की कोरोना 11 तैयार हो गई है। आपको जानकर हैरानी होगी, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 10 प्लेयर और एक स्टाफ मेंबर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी वजह से पाकिस्तानी टीम का इंग्लैंड दौरा मुश्किल में पड़ गया है। एक बड़ी बात यह कि इनमें से एक प्लेयर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोरोना टेस्टिंग प्रोसेस पर सवाल उठा दिया है। इस प्लेयर का कहना है कि उसने जब अपने लेवल पर खुद का और फैमिली का कोरोना टेस्ट कराया तो रिपोर्ट नेगेटिव आई। फखरुज्जमा, इमरान खान, काशिफ भट्टी, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान और बहाव रियाज, शादाब खान, हैरिस राउफ और हैदर अली, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो खिलाड़ी हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 28 जून को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इंग्लैंड टूर पर रवाना होना है, लेकिन उससे पहले टीम के 10 मेन प्लेयर्स का कोरोना पॉजिटिव पाया जाना बड़ा झटका है। टीम के 7 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मंगलवार को पॉजिटिव पाया गया। ओपनिंग बैट्समैन फखरुज्जमा के साथ इमरान खान, काशिफ भट्टी, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान और बहाव रियाज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि इससे एक दिन पहले ही शादाब खान, हैरिस राउफ और हैदर अली भी कोरोना संक्रमित पाए गए। पीसीबी ने इंग्लैंड टूर के लिए 29 खिलाड़ियों की टीम का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड जाने से पहले इन खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ समेत कुल मिलाकर 35 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 11 पॉजिटिव आए। अभी सीनियर प्लेयर शोएब मलिक और कोच वकार यूनुस का टेस्ट होना बाकी है। इस बीच कोरोना पॉजिटिव आए मोहम्मद हफीज ने पीसीबी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। मोहम्मद हफीज ने कहा है कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर के तहत अपना और परिवार का दूसरी लैब से टेस्ट कराया, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आई। हफीज ने अपनी टेस्ट रिपोर्ट भी सोशल मीडिया पर शेयर की। हालांकि पीसीबी का कहना है कि उसकी टेस्ट रिपोर्ट फाइनल है। जो खिलाड़ी नेगेटिव पाए गए उनका कल लाहौर में भी एक बार फिर टेस्ट होगा। अगर इस टेस्ट में भी ये नेगेटिव पाए गए तो 28 जून को एक स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से ये खिलाड़ी इंग्लैंड जाएंगे, जहां इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड फिर इनका कोरोना टेस्ट करेगा, जबकि कोरोना पॉजिटिव पाए गए पाकिस्तानी प्लेयर्स फिलहाल आइसोलेशन में रहेंगे और बाद में टीम को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान को इंग्लैंड में 3 टेस्ट, 2 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। हालांकि पाकिस्तान के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि टीम भले ही 28 जून को इंग्लैंड रवाना हो, लेकिन मैच अगस्त में शुरू होंगे। तब तक कोरोना पॉजिटिव प्लेयर्स के रिकवर होने की उम्मीद है। वैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले नहीं हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हों। दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच इनमें शामिल हैं, उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जोकोविच की गिनती दुनिया के सबसे फिट प्लेयर्स में होती है।
आमतौर पर यह माना जाता है कि फिटनेस के हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं। बैलेंस डाइट की वजह से खिलाड़ियों का इम्यून सिस्टम काफी मजबूत होता है। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर इतने फिट खिलाड़ी भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो इसका एक ही मतलब है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, मास्क नहीं पहना, हाथ नहीं धोए, तो फिटनेस काम नहीं आएगी। द बैलेंस डाइट, इसलिए जरूरी है कि सरकार के निर्देशों का पालन करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और कोरोना से दूर रहें।